तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एक गैस क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें जितने प्रश्न लिया गया है सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया, वही जो डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करेगा। तो आप सभी आज की इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा जो भी डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं, और जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके दिल से शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी चल पड़ा है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन का आपसे आंसर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। सबसे पहले यह बताना चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अगर ये संविधान का उल्लंघन करता है तो बिल्कुल राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, और किसके द्वारा? संसद के द्वारा लगाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है तो याद रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। और यहां से एक फैक्ट याद रखिएगा कि अमेरिका से ही मौलिक अधिकार भी लिया गया है। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। देखिए अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना होता है, इसकी प्रक्रिया चालू करना होता है, तो कम से कम 2/3 सदस्य का बहुमत होना आवश्यक है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। अगर उपराष्ट्रपति की बात किया जाए या राज्यपाल की बात किया जाए तो ये सभी का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है, बट उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष मिनिमम उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए। अगला है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है। देखिए इस प्रकार का कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और निश्चित है कि आपके एग्जाम में जो 26 में होने वाला है बिल्कुल पेपर में पूछा जाएगा प्रश्न। तो देखिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है ये आपका किसके द्वारा पारित किया जाता है? संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में अगर पास हो जाता है ना तो याद रखिएगा बिल्कुल राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, और कैसे? महाभियोग लगाकर। बात समझे? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है बता सकते हैं आप सभी? क्या समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना है? नहीं, गलत बात। तब क्या हो सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो आपको पता है संविधान का जो भाग है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 12 से लेके आपका 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। और 36 से लेके 51 नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को हम सभी क्या कहते हैं? तो देखिए जो दलदली वाला जो क्षेत्र होता है ना, और इन क्षेत्रों में जो आपका वन पाए जाते हैं इसे मैंग्रोव वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। खारे पानी में उगने वाला वन है मैंग्रोव, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? सुंदरवन डेल्टा में आपको देखने के लिए मिलेगा मैंग्रोव वन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद। अगला है भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को बिल्कुल बंद कर दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। देखिए अनुच्छेद 17 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं जो आपके नीचे कास्ट का आता है, ये कानूनी अपराध है। बात समझे? बिल्कुल। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अगला है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए कहा जाता है कि बच्चों का शोषण से संबंधित जो है वह आपका अनुच्छेद, देखिए कहा जाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है वो कल कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, कोई जोखिम काम नहीं कर सकता है, वह अनुच्छेद 24 का आता है, याद रखिएगा। तो शोषण से संबंधित अधिकार जो हो जाएगा बच्चों का अनुच्छेद 24 में है। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं टेक्स्ट बुक अभी अपने प्लेटफॉर्म पे तगड़े तगड़े चेंजेस करने के साथ में तगड़ा तगड़ा ऑफर भी लेके आ चुका है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, BPSC या बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं आप सभी, तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक बम्पर सेल लेके आ चुका है। ये सेल आपका ग्रैंड पास सेल रहने वाला है, और ये सेल आपका 28 से लेके
30 अप्रैल तक रहेगा। उसके बाद जो है कि प्राइस फिर बढ़ जाएगा। और ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास के लिए है। देखिए टेक्स्ट बुक का पहले 3 पास आता था, जो कि तीनों पास को मिलाकर अब 1 पास कर दिया गया है। अलग अलग पास बिल्कुल नहीं लेना है, एक ही पास लीजिएगा, सारा फीचर मिल जाएगा जो पहले 3 पास में आता था। बात समझे? तो ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है। ये अभी पास आपको मात्र में 439 रुपये में मिल जाएगा। इसमें भी हम आपको 12% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट करवा देंगे, तो और भी प्राइस कम हो जाएगा आपका, ठीक है। बट आपको कोड यूज करना है युवा जीके का, ठीक है। युवा जीके का प्रयोग कर लीजिएगा। इस कोड को हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, तो वहां से भी देख लीजिएगा। बाकी बात सारा इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो आपसे जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी जाइए, ज्वाइन कीजिए और मॉक लगाना आपसे चालू कीजिए। अगला है साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। तो साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर बता सकते हैं आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता एवं सदाबहार वन के संरक्षण के कारण जो है कि साइलेंट वैली प्रसिद्ध है। और ये कहां पर है साइलेंट वैली? केरल में है, याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को? बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले वनस्पति किस प्रकार का है? राइट आंसर हो जाएगा सदाहरित वनस्पति पाया जाता है पश्चिमी घाट में। ध्यान रखिएगा आप सभी, सदाहरित वनस्पति कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। क्यों पाया जाता है? वर्षा यहाँ अधिक होता है, याद रखिएगा आप सभी। वर्षा सबसे अधिक होता है पश्चिमी घाट में, ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पे? देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन पाए जाते हैं, ये पर्यायद्वीपीय पठार कह सकते हैं, या पश्चिमी भाग वाला, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर सालों भर हरे रहते हैं, पत्ता झड़ता नहीं है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ध्यान रखिएगा। सालों भर पत्ता रहता है। और उत्तरी पूर्वी भाग जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, और पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन देखने के लिए मिलता है। जैसे महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, ये सभी इसका प्रमुख पेड़ है। बात समझे? देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है कि बालाघाट खान निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो बालाघाट से मैग्नीज खनिज का खनन किया जाता है। और यहाँ पर मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो है कि, कौन सा कंपनी बताएं आपको? मोयल लिमिटेड कंपनी के द्वारा खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मतगणना का कार्य कौन करता है? तो देखिए मतगणना का जो कार्य होता है ये चुनाव आयोग का होता है, याद रखिएगा आप सभी। और ये प्रश्न आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका चुनाव आयोग की शक्ति का निर्धारण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त जो होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्लस में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पता है आप सभी को? बता सकते कोई हमको कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बक्सर का आंदोलन में किनकी प्रमुख भूमिका थी? देखिए एक होता है आपका प्लासी का युद्ध 1757, जो प्लासी पश्चिम बंगाल में है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और एक हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा। और बक्सर बिहार में पड़ता है। तो इस आंदोलन में जो है कि प्रमुख भूमिका निभाया था आपका गोंडुत ने निभाया था, जो कि एक गोंड जनजाति का नेता था, याद रखिएगा आप सभी। किस जनजाति का? गोंड जनजाति का नेता था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं था, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। और मौलिक कर्तव्य ये बताता है कि देश के लिए आपको क्या करना है। अगर भाग पूछा जाए तो ये भाग 4 क में है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है। ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। और लिया गया है रूस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इनमें से आपका बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि सार्वजनिक है, यानी कि यह सरकारी
आपका लो इस्पात संयंत्र है और रूस के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। जबकि टाटा उद्योग की बात किया जाए तो ये आपका प्राइवेट है और यह स्थापना 1907 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कहाँ, जमशेदपुर में किया गया था। और बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में किया जाता है। तो ये डेट को याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रसिद्ध इतालवी क्रांतिकारी ग्यूसेप मैजनी का जन्म डैश में 1807 में हुआ था। और ये प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, रिपीट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टार मार्क याद रखिएगा, आप सभी इसको। जेनोवा में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। और जन्म कब हुआ था? 1807 में हुआ था। तो हो सकता है किसी शिफ्ट में आपका डायरेक्ट डेट ही ऑप्शन में दे दिया जाए और पूछ लिया जाएगा। अगला है च्वार विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो देखिए, च्वार विद्रोह जो हुआ था ये 1769 ईस्वी में शुरू होता है च्वार विद्रोह। और ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल और बिहार के बीच में हुआ था। 1769 से लेके लगभग 1809 तक ये विद्रोह आपका चलता है, जो कि ब्रिटिश और जमींदार की शोषण नीतियों के खिलाफ में ये विद्रोह शुरू किया गया था। इसमें मुख्य रूप से मुंडा, संथाल, कोल और च्वार भी इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा था, च्वार विद्रोह में शामिल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा हो जाएगा अशिक्षा, गरीबी और मतदान का दुरुपयोग। ये सभी है, याद रखिएगा, सफलता में सबसे बड़ी बाधा हो रहा है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोली थी? ये आयोग प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले भारत में अगर बात किया जाए तो ये 1855 के अप्रॉक्स में खोली गई थी जूट मिल, और ये कोलकाता के रिसअड़ा में खोली गई थी। ध्यान दीजिएगा, रिसअड़ा में खोली गई थी। बात समझे आप सभी? कहाँ पे? कोलकाता में। तो यहाँ तो कोलकाता सही हो जाएगा, पर 1917 में कोलकाता में जूट मिलों का विस्तार शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और भारत का जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है? देखिए, जो गन्ना होता है ना, इसको विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। लगभग 10 से लेके 12 माह तक इसमें समय लग जाता है। अच्छा, प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? जैसे उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, ये सभी है। अगला है अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काइटिन की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो अधिकांश कवक होते हैं इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये जो काइटिन होता है आपका पॉलीसेकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए, अगर बुझा हुआ चूना की बात किया जाए तो ऑप्शन में बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। अगला क्वेश्चन देखिए कि पशुओं की निम्न में से कौन सी प्रजाति नस्ल दीर्घकाल तक दूध प्राप्त हेतु उपयोगी है, यानी कि लंबे समय तक ये दूध देती है और सबसे अधिक दूध देती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा विशुद्ध, या कह सकते विदेशी नस्लें, जैसे कि जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया। ये सभी जो आपका नस्ल होता है गाय का, ये सभी कह सकते कि लंबी अवधि तक दूध देता है और सबसे अधिक दूध देता है। जैसे कि भारत में गाय का जो नस्ल है उसमें दूध आपको कम देखने के लिए मिलता है, बट जैसे जर्सी की बात किया जाए तो इसमें अधिक दूध होता है। इसमें प्रमुख नस्ल देखिएगा तो एक आपका हॉलिस्टीन होता है। हॉलिस्टीन एक आपका नस्ल है जो ये भी सबसे अधिक दूध देता है। उसी प्रकार से जर्सी हो गया, ब्राउन स्विच हो गया, और एक आप याद रखिएगा जो हो सकता है पूछ लिया जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्रीजियन, याद रखेंगे आप सभी। फ्रीजियन एक प्रकार का नस्ल है गाय का, ये भी दूध सबसे अधिक देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए मुख्य उपकरण का नाम लिखें। डायनमो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी। डायनमो क्या करता है? यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ये आपका H2 गैस निकलती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। एथेनॉल की बात किया जाए तो सबसे पहले समझिए कि एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। जब ये आपका सोडियम यानी कि Na के साथ अभिक्रिया करता है तब आपका जो है कि H2 का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का। H2 का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है।
हाइड्रोजन गैस होता है। भूकंप को किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? तो देखिए साधारण बातचीत की बात किया जाए तो 30 से 40 डेसिबल हो जाएगा। जैसे कि दुकान में आपसे ज्यादातर शोरगुल जो देखते हैं वो लगभग 80 से लेकर 100 डेसिबल होता है। ठीक है, थोड़ा सा चीख के आपसे बोल दीजिए तो वो लगभग 50 से 60 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगला है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है, याद रखिएगा। जबकि राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बात समझ गए आप सभी? आइए अगला है कि किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम क्या होगा? देखिए एक होता है फ़ारेनहाइट पे, एक होता है आपका डिग्री सेल्सियस पे। याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है? एक आपका डिग्री सेल्सियस पे होता है और एक होता है आपका केल्विन पे। अगर मानव शरीर का समान तापक्रम पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री के अप्रॉक्स में। याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में, 36.7 के करीब में होता है। अगला है, मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो देखिए मियादी ज्वर जो है ये जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है, टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो देखिए टाइफाइड जो पैदा होता है ये आपका होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो देखिए जब दाढ़ी बनाते हैं उस समय जो दर्पण लगा रहता है वो आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है? अवतल। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? इससे छोटा वस्तु क्या होता है? बड़ा करके दिखाता है ये। जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है? ये बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। इसलिए देखिएगा जो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जो ड्राइवर के पास मिरर देखते हैं आप सभी, उसमें आपका उत्तल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि पीछे का जो होता है बड़ा बड़ा वस्तु होता है वो सारा छोटा करके आपको एक जगह दिखाई देता है। जबकि गाड़ी की हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा एक सही है? देखिए सही तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाएगा। ये दर्पण का सूत्र है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगर लेंस का पूछता तो यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाता, तो जो यहाँ प्लस दिया हुआ है ये आपका दर्पण का हो जाएगा और उसके बाद माइनस रहता तो वो लेंस का हो जाता। अगला है, निम्न में से किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो देखिए बेटा किरण के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, याद जरूर कर लीजिएगा। रक्त थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनने के लिए आपका विटामिन के ही जरूरी होता है, याद रखिएगा आप सभी, विटामिन के। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं? तो देखिए किसी भी तत्व के समस्थानिक जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण ये भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण, और ये दोनों नाभिक में होता है। अगला है, हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर में रहता है, याद रखिएगा आपसे। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर गमन करता है। तो याद रखिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या की बात किया जाए तो आपका 3 समस्थानिक होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम का है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे वृत्त या व्यापार कहते हैं? तो देखिए वृत्ति या व्यापार जो कहा जाता है, हिंदी का ये सवाल है, इस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। अगर आपसे वृत्ति या व्यापार की बात किया जाए तो ये शब्द शक्ति को कहा जाता है। देखिए शब्द शक्ति से काफी ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। देखिए शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं? तो मूलतः 3 ही भेद होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है। तो 3 आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद का एक प्रकार नहीं है? तो अभी हम जो बताएं आपको कि अभिधा, लक्षणा, व्यंजना होता है, जबकि रस नहीं होता। तो याद रखिएगा डी राइट आंसर होगा। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितना है? तो अस्थाई भाव की कुल संख्या 9 हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसे हम सभी निर्वेद कहते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव को क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे हमसे रीति कहते हैं, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव को। अच्छा, विस्मय रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो इसे हम सभी अद्भुत कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी। अगला है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? इसको मात्रा कीजिएगा आप सभी।
मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। जिसका समान समान मात्रा रहता है चारों चरणों में उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं, और जिसका विषम रहता है तो उसे विषम मात्रिक कहेंगे। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए सममात्रिक छंद का उदाहरण हो जाएगा चौपाई। इसमें सभी मात्रा जो होता है इसका समान सामान्य होता है। अगला है नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली में ही बंदियों आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर छंद पूछा गया है। तो छंद आपको गिनती करने के लिए हम सभी सिखाएं, आपको बिल्कुल सिखाए हुए हैं। तो छंद गिनती करने के लिए आपको बताएं लघु और गुरु में गिनती किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्ट याद रखिएगा, इसमें दोहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है साक्षात संकेतित कहते हैं। तो साक्षात संकेतित कहते हैं अभिधा को। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? तो प्रथमा शक्ति जो कहा जाता है शब्द का वह अभिधा को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा या घृणा कहा जाता है। इसे ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है क्रोध रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो इसे रौद्र कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अलंकार नहीं है? तो देखिए शब्द अलंकार की बात किया जाए तो इसमें उपमा जो है यह शब्द अलंकार नहीं होगा, अर्थ अलंकार होगा। जबकि श्लेष वीणा और वक्रोक्ति शब्द अलंकार का उदाहरण है। चरर मरर खुल गए अरर रब स्फुटों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण बार बार रिपीट करता है। यहां पर देखिएगा रा 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 बार बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते सोगुनी मदकता अधिकाय जे खाए बोराय और जग पाए बोराय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। देखिए कनक आपका 2 बार आया है। जब एक ही शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। एक कनक का अर्थ सोना भी होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, याद रखिएगा आप सभी। ज़्यादा सोना मिल जाने के बाद भी पगला जाइएगा और ज़्यादा धतूरा खाने के बाद भी पगला जाइएगा। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार होगा। तो चलिए आज